हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीपीसी के आगे के सेक्शन। हमने 54 तक कर लिया था। आज हम देखते हैं 55 से। 55 कहता है गिरफ्तारी और निरोध, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और निरोध कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है निवृत्त डिग्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब किसी भी समय और किसी भी दिन उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह उस जिले में सिविल कारागार में जिसमें निरोध का आदेश देने वाला न्यायालय स्थित है, या जहां ऐसे सिविल कारागार में उपयुक्त बात सुविधा नहीं हो, वहां ऐसे किसी अन्य स्थान पर जैसे राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के निरोध के लिए नियम किया हो, उनके विरुद्ध किए जाने का आदेश ऐसे जिले के न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, निरुद्ध किया जाएगा। तो ये सेक्शन कह रहा है कि निवृत्त रेडी है, कोई भी निवृत्त रेडी है, उसे किसी भी समय किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, उससे शीघ्रता से न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। तो जो न्यायालय होगा उसके सामने लाया जाएगा। न्यायालय क्या करेगा, उसी राज्य का जहाँ भी सिविल कारागार होगा वहाँ सिविल कारागार में निरुद्ध कर देगा, ठीक है, उसमें बंद कर देगा। और इसी में एक परंतु दे रखा है नीचे, ये परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है गिरफ्तारी के लिए किसी भी निवास गृह में रात्रि में प्रवेश नहीं किया जाएगा, मतलब रात्रि के जो सूर्य अस्त हो जाएगा उसके बाद उसमें प्रवेश नहीं किया जाएगा, सूर्य उदय के बाद ही उसमें प्रवेश किया जाएगा किसी भी निवास गृह में, ये कह रहा है। अब देखते हैं आगे के, इसमें और भी क्लॉज दे रखे पर और क्लॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं अब सेक्शन 56 देखते हैं। एक मिनट। हाँ, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 56, सीपीसी का सेक्शन 56 कहता है स्त्रियों की गिरफ्तारी से निषेध। मतलब ये कह रहा है कोई धन की डिग्री के निष्पादन में धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध, मतलब जो धन से संबंधित कोई वो हैं डिग्रियां हैं उनके निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तार या निरोध नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। तो कह रहा है इस भाग में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय धन संदाय की डिग्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा। तो ये कह रहा है 56, यदि डिग्री धन के संदाय के लिए है तो किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाते हैं जीवन निर्वाह भत्ता। जीवन निर्वाह भत्ता कह रहा है 57, राज्य सरकार निवृत्त ऋणी हैं उनके लिए जीवन निर्वाह के लिए संदेह मासिक भत्तों का मापमान उनकी पंक्ति मूल वंश और राष्ट्रीयता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत करेगी। तो ये कह रहा है राज्य सरकार है, तो कह रहा है राज्य सरकार निवृत्त ऋणी के जीवन निर्वाह के लिए मासिक भत्ते के संबंध में नियम बना सकेगी। तो क्या करेगी, निवृत्त ऋणी हैं उनके लिए जीवन भत्ता के लिए नियम बना सकेगी राज्य सरकार, जो निवृत्त ऋणी हैं उनके जीवन निर्वाह के लिए। अब आ जाते आगे। आगे कह रहा है 58 कह रहा है निरोध और छोड़ा जाना। निरोध क्या, मतलब पकड़ा जाना और छोड़ा जाना। तो ये बता रहा है निरोध और छोड़ा जाना। तो ये कहता है डिग्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति, जो व्यक्ति निरुद्ध मतलब जो पकड़ा गया है वो व्यक्ति, जो बंद है वो व्यक्ति, जहाँ डिग्री 5,000 रुपये से अधिक धनराशि के संदाय करने के लिए, वहाँ 3 मास से अनधिक अवधि के लिए। तो जब 5,000 तक की जो डिग्री है उसके संदाय के लिए कोई किया गया है तो एक मिनट, अब आ जाते हैं। हाँ, पहला कह रहा है यदि डिग्री कोई 5,000 से अधिक की डिग्री है तो 3 माह तक कारावास के लिए उसे रखा जाएगा, तो 3 महीने का कारावास दिया जाएगा। बी कह रहा है जहाँ डिग्री 2,000 रुपये से अधिक किंतु 5,000 रुपये तक अनधिक धनराशि के संदाय के लिए, तो वो 6 सप्ताह के लिए रखा जाएगा। फिर आगे कह रहा है, हाँ फिर आगे कह रहा है सी क्लॉज 2 में इस धारा के अधीन निरोध वंश से छोड़ा गया निरुद्ध अपने छोड़े जाने के कारण ही अपने ऋण से अनुमोचित नहीं हो जाएगा, किंतु वह डिग्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया था तो उसके निष्पादन में पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये सेक्शन बताता है 58 निरोध और छोड़ा जाना। तो ये कह रहा है अगर कोई डिग्री ऐसी है जो 5,000 रुपये से अधिक 5,000 रुपये से अधिक डिग्री के निष्पादन के लिए, तो उसे 3 माह तक के लिए कारावास में रखा जाएगा। अगर कोई डिग्री ऐसी है जो 2,000 रुपये से तो ज़्यादा केवल 5,000 रुपये तक के लिए है, तो उसे 6 सप्ताह के लिए कारावास में रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे नीचे ये कह रहा है क्लॉज 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो क्लॉज 2 कह रहा है कि जो कोई निवृत्त ऋणी है, तो अगर कोई निवृत्त ऋणी है तो उसे पकड़ लिया, निवृत्त ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण अगर वो छोड़ दिया गया है तो ये नहीं समझा जाए कि उसे अनुमोचित नहीं हो गया है, तो ये नहीं समझा जाए कि ऋण देने से अनुमोचित कर दिया गया है, ठीक है, उसे ऋण तो देना ही होगा। अब कह रहा है हाँ पर ये है कि एक बार उसे कारावास मिल गया तो दोबारा कारावास नहीं, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पर उसे ऋण तो देना पड़ेगा। आ जाते हैं आगे। आगे आ जाता है 59 बताता है रूढ़ता के आधार पर छोड़ा जाना। 59
क्रूरता क्या होती है? बीमारी, मतलब बीमारी के आधार पर छोड़ा जाना। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहा है, पहला क्लॉज कहता है न्यायालय निरृत ऋणी को गिरफ्तार के लिए बाहर निकाले जाने के पश्चात किसी भी समय उसकी गंभीर उग्रता के आधार पर रद्द कर सकता है। अगर किसी न्यायालय ने वारंट निकाल दिया है गिरफ्तारी के लिए, पर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो क्या कर सकता है न्यायालय? वो जो वारंट है उसे रद्द कर सकता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, जहाँ निरृत गिरफ्तार किया जा चुका है वहाँ वह न्यायालय की यह राय कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि वह सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सके, तो उसे छूट दिया जाएगा। पहला ये कह रहा है, अगर कोई गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल दिया है और न्यायालय को लगता है वो व्यक्ति है वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसे जो वारंट है उसे रद्द कर देगा। सेकंड ये कह रहा है, कोई व्यक्ति पकड़ तो लिया गया है कारागार में, पर उसे क्या है, उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कोई गंभीर बीमारी, तो न्यायालय क्या करेगा? उसे छोड़ देगा। सेकंड ये कह रहा है। थर्ड कह रहा है, यदि निरृत ऋणी को सिविल कारागार के सुपुर्द कर लिया गया है तो उसके वहाँ से राज्य सरकार किसी संक्रामक या सांक्रामिक रोग के आधार पर छोड़ सकेगी, अथवा सुपुर्द करने वाला न्यायालय ऐसी कोई न्यायालय जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है उसे निरृत ऋणी के किसी गंभीर उग्रता से पीड़ित होने के आधार पर छोड़ सकेगा। तो न्यायालय क्या कह रहा है? अगर उसे लग रहा है कि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसे छोड़ देगा। अब आ जाते हैं 4 पॉइंट कह रहा है, इस धारा के अधीन छोड़ा गया निरृत ऋणी पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, किंतु सिविल कारागार में उसके निरोध की कुल अवधि धारा 58 विहित अवधि से अधिक नहीं होगी। तो ये कह रहा है, अगर उसे छोड़ दिया गया था, बीमार था तब उसे छोड़ दिया गया था, जब ठीक हो जाएगा तो उसे पुनः गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये कहता है 59 कह रहा है बीमारी के आधार पर छोड़ दिया जाना। तो इसका पहला क्लॉज कहता है कि अगर कोई न्यायालय है, न्यायालय ने निरृत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी किया है और न्यायालय को लगता है वो निरृत ऋणी है, वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो न्यायालय क्या करेगा? वो जो वारंट निकाला है उसे रद्द कर देगा। सेकंड ये कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, वहाँ वह यदि न्यायालय की राय है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसे कारागार में निरुद्ध किया जाए तो वह उसे छोड़ देगा। मतलब अभी किया नहीं गया है, मतलब पकड़ लिया गया है, तो न्यायालय क्या करेगा? उसे छोड़ देगा। थर्ड ये कह रहा है, अगर उसे सुपुर्द कर दिया गया है किसी कारागार में, तो न्यायालय क्या करेगा? अगर राज्य सरकार को लग रहा है कि वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या न्यायालय को लग रहा है कोई बीमारी से ग्रसित है, तो क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे। 4 पॉइंट ये कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति को छोड़ दिया गया है गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो क्या करेगा न्यायालय? अगर उसे लगेगा कि बीमारी इसकी ठीक हो गई, तो उसे क्या करेगा? पुनः गिरफ्तार करवा लेगा। ये कहता है 59। अब आ जाते हैं आगे आ जाते हैं 60। सेक्शन 60 बताता है वह संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। तो ये बता रहा है कि कौन सी संपत्ति है जिसे कुर्क और विक्रय किया जा सकेगा। तो इसका पहला क्लॉज कहता है, निम्नलिखित संपत्ति डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय किए जा सकेंगे, अर्थात भूमि, गृह, क्या क्या किया जा सकेगा? भूमि कर सकते हैं, गृह कर सकते हैं, मतलब कोई भूमि है उसे कर सकते हैं, घर को कर सकते हैं, अन्य निर्माण माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंद पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम, अंश और उनके सिवाय जैसा उसमें इसके पश्चात बढ़े थे विक्रय की जा सकेंगी वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर संपत्ति जो निरृत ऋणी की हैं या जिस पर या उसके लाभों पर वह ऐसी व्यक्त शक्ति रखता है जिससे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निरृत ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो। तो ये कह रहा है। अब आगे बताता है, निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे कुर्क और विक्रय नहीं किए जा सकेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला क्लॉज कह रहा है कौन कौन सी चीजें गिरफ्तार की जा सकेंगी। तो इसमें कहता है पहला कि निम्नलिखित संपत्ति कुर्क तथा विक्रय की जा सकेंगी। कौन कौन सी भूमि की जा सकती है? एक मिनट। कह रहा क्या क्या गिरफ्तार क्या क्या कुर्क किया जा सकता है। तो कह रहा भूमि की जा सकती है, गृह किया जाता है, निर्माण माल, धन, बैंक नोट, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंद पत्र, अन्य प्रतिभूतियां, निगम अंश विक्रय की जा सकेंगी। सकने वाली सभी जंगम स्थावर संपत्तियां क्या किया जा सकेंगे? विक्रय की जा सकेंगी। और इसमें प्रोविजो दे रखा है, उसमें बताया गया कि क्या क्या गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तो ये बताया गया है आगे। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि क्या क्या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, हाँ, तो पहला पॉइंट कहता है पहनने के कपड़े हैं जो नियत ऋणी अपनी पत्नी और बच्चों के पहनने के कपड़े हाँ, पहनने के कपड़े हैं, बिस्तर है, चारपाई है, बर्तन है, किसी के धार्मिक आभूषण हैं जैसे मंगलसूत्र वगैरह, तो उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें कुर्क नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट। सेकंड कह रहा है कोई शिल्प के औजार हैं, शिल्पी के औजार जैसे खेती के उपकरण हैं, कोई कृषि उपज का ऐसा भाग है जो इस दायित्व से मुक्त है, तो वो क्या है? वो इन दायित्वों से मुक्त है। जैसे जैसे कोई शिल्पी कार कोई औजार है तो वो नहीं कुर्क किया जाएगा। खेती के उपकरण है वो नहीं किए जाएंगे। कृषि उपज का ऐसा कोई भाग है वो नहीं कुर्क किया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है? कृषि, ये सारी चीज़ें इस टाइप से मुक्त हैं। अब आ जाते हैं आगे। तो आगे बताता है सी में कह रहा है नियत ऋणी के घरेलू नौकर के अधिभोग वाली मुँह में उसे क्या किया जाएगा? उसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। बेगृह और अन्य निर्माण जो कृषक या श्रमिक के घरेलू नौकर के हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें भी कुर्क नहीं किया जाएगा।
फिर बताता है आगे नुकसानी के लिए बाद लाने का अधिकार पत्र, उसे भी क्या नहीं किया जाए, कुर्क नहीं किया जाएगा। लेकर आएंगे नुकसानी के लिए बाद लाने का अधिकार कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है व्यक्ति सेवाएं के अधिकार उन्हें नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है राजनीतिक पेंशन है, श्रमिकों को, घरेलू नौकरों की मजदूरी है, उसे भी क्या किया जाएगा, उसे भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, पेंशन वगैरह को भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है भरण पोषण की डिग्री में वेतन का प्रथम 1000 तथा बाकी का 2/3 वो भी नहीं किया जाएगा, वो भी कुर्क नहीं किया जाएगा। प्रथम 1000 तथा बाकी का 2/3 भरण पोषण की डिग्री में, तो वो भी नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। जीवन बीमा पॉलिसी है, उसे भी जब्त नहीं किया जाएगा, कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बता रहा है भावी भरण पोषण का अधिकार है, उसे भी नहीं किया जाएगा। फिर आगे बता रहा है ऐसी संपत्तियां जिसे कुर्क से छूट प्राप्त है, जो ऐसी संपत्तियां उन्हें क्या है, कुर्की से छूट प्राप्त है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है। उपजीविका का अधिकार है, इन्हें क्या है, इन्हें कुर्क नहीं किया जाएगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 60। तो सेक्शन 60 एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें कुर्क की जा सकती हैं। तो 60 में बताता है निम्नलिखित चीज़ें कुर्क की जाती हैं। भूमि है, गृह है, निर्माण है, माल है, धन है, बैंक नोट है, चेक विनिमय पत्र है, हुंडी है, वजन पत्र है, सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, बंधन है, निगमन है, बंध पत्र है, निगमन है, विक्रय किए जा सकेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, विक्रय की जा सकेंगी। सभी जंगम स्थावर संपत्तियाँ विक्रय की जा सकेंगे। अब आ जाता है ये प्रोविजो बताता है क्या चीज़ गिरफ्तार नहीं की जाएगी, क्या चीज़ कुर्क नहीं की जाएगी, सॉरी। तो इसमें बताता है, पहला पॉइंट बताता है पहनने के कपड़े हैं, जो बच्चे और पत्नी के पहनने के कपड़े हैं, बिस्तर है, चारपाई है, बर्तन है, किसी के धार्मिक आभूषण है, मंगलसूत्र वगैरह हैं, वो कुर्क नहीं किए जाएंगे। दूसरे में बता रहा है शिल्पी के औजार हैं, जैसे खेती के उपकरण हैं, कृषि उपज का ऐसा कोई भाग है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये दायित्व से मुक्त रखी गई हैं। फिर बताता है आगे नियत रेडी के घरेलू नौकर के अधिभोग का कोई भूमि है, उसे भी क्या नहीं किया जाएगा, उसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर बताता है लेखा भाई हैं, जो नुकसानी के लिए बाल लाने का अधिकार है, इन्हें भी कुर्क नहीं किया जाएगा, इन्हें भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है व्यक्ति सेवा का अधिकार है, तो इसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है कोई पेंशन वेंशन मिल रही है, उसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है भरण पोषण की डिग्री में, जो भरण पोषण की जो डिग्री है उसमें वेतन के 1000 तथा 2/3 जो बचा उस ये कह रहा है भरण पोषण की डिग्री में वेतन का 1/4 नहीं सॉरी, भरण पोषण की डिग्री में वेतन के प्रथम 1000 रुपये नहीं किए जाएंगे और बाकी का 2/3 नहीं किया जाएगा। जीवन बीमा पॉलिसी है, उसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बता रहा है भावी भरण पोषण का कोई अधिकार है, उसे भी नहीं किया जाएगा कुर्क। ऐसी संपत्ति जिसे कुर्की से छूट प्राप्त है, ऐसी सारी संपत्ति उन्हें कुर्की से छूट प्राप्त है, इन्हें कुर्क नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं हम आगे, बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं पर हम जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। अब आ जाते हैं 61 बताता है कृषि उपज को भागता छूट। तो ये बताता है कि कुछ जो कृषि उपज हैं उन्हें कुछ छूट दे रखी है, जो कुर्की में उसे कुर्क नहीं की जाएगी, न्यायालय उन्हें कुर्क नहीं करेगा, उन्हें छूट दे रखी है। तो इसे कहते हैं कृषि उपज को भागता छूट। तो ये कह रहा है राज्य सरकार के आदेश द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार के आदेश द्वारा, हाँ तो ये कह रहा है राज्य सरकार के आदेश द्वारा नियत रेडी और उसके कुटुंब के जीवन निर्वाह के लिए कुछ कृषि भूमि को कुर्की से छूट दे सकती है। तो क्या करेगी राज्य सरकार, जो नियत रेडी है और उसके कुटुंब वाले हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए क्या करेगी, कुछ जो कृषि भूमि है उसमें छूट दे देगी। ऐसी संपत्ति डिग्री के निष्पादन में बेची नहीं जाएगी। तो जब छूट दे दी जाएगी तो उससे बेची ही नहीं जाएगी, सीधा बात है। अब आ जाते हैं 62 कहता है, ये बताता है निवास गृह में संपत्ति का अधिग्रहण। तो ये बताता है कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अधीन जंगम संपत्ति का विग्रहण निर्देश या प्राधिकरण करने वाले किसी आदेश का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले एंट्री नहीं करोगे, मतलब अंदर नहीं जाओगे, बस इतना कह रहा है। अब चलते हैं आगे। हाँ, फिर सेकंड पॉइंट कहता है निवास गृह का कोई भी बाहरी भाग। अब ये कह रहा है कोई बाहरी भाग है वो तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वो ये नहीं पता हो जाए कि निर्णित रेडी का है। निर्णित रेडी का होगा तो ही तोड़ा जाएगा, वरना नहीं तोड़ा जाएगा। न्यायालय को लगता है तो तोड़ना चाहिए। तो कह रहा है निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़ना नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह निर्णित रेडी के अधिभोग में ना हो। अगर निर्णित रेडी का होगा तो ही किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं आगे, थर्ड पॉइंट कह रहा है जहाँ निवास गृह का कमरा किसी स्त्री का वास्तविक अधिभोग का है, तो जो मतलब लाज पर्दा में रहती हैं, जो देश की रूढ़ियों का पालन करती हैं, उन स्त्रियों को सूचना दे दी जाएगी कि आप क्या करो, आप एक तरफ निकल जाओ, तभी उसमें पुलिस एंट्री करेगी। तभी पुलिस क्या करेगी, प्रवेश करेगी, पहले उन्हें सूचना देगी।
अब आ जाओ आगे। आगे बताता है 63 कह रहा है 63 कह रहा है कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। अब कोई क्या है, कोई एक संपत्ति है वो कई न्यायालयों द्वारा कुर्क की जा सकती है, तब हम क्या करेंगे। तो ये कह रहा है यदि कोई संपत्ति कई न्यायालयों द्वारा कुर्की के निष्पादन में कुर्क की गई है तो वह न्यायालय संपत्ति के प्राप्त करेगा जो उच्च श्रेणी का है। तो कौन सा न्यायालय करेगा, जो उच्च श्रेणी का न्यायालय है वो वह न्यायालय संपत्ति को प्राप्त करेगा जो उच्च श्रेणी का है। यदि श्रेणी समान है तो वह न्यायालय प्राप्त करेगा जिसमें सबसे पहले संपत्ति कुर्क की गई थी। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 2-3 न्यायालयों में क्या किया जाए, डिग्री दे रखी है न्यायालय ने उसके कुर्की के लिए, तो उसमें से कौन सा न्यायालय कुर्की कराए, तो कह रहा है जो उच्च श्रेणी का न्यायालय है वो कराएगा। अगर जो तीनों चारों जो न्यायालय हैं वो समान श्रेणी के हैं, उनके पास भी कुर्की के निष्पादन निकाला है, तो वो क्या करेंगे वो न्यायालय। अगर वो समान श्रेणी के तो जिसने पहले केस फाइल किया गया था, जिसने पहले ऑर्डर दिया था वो करेगा। तो सबसे पहले जिसने कुर्की को ऑर्डर दिया था वो कुर्की पहले कराएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आ जाते हैं 64 कह रहा है कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमणों का शून्य हो जाना। तो ये सिंपल सा पॉइंट ये कह रहा है कुर्की के पश्चात संपत्ति का अन्य प्राइवेट अंदर जैसे दान या सभी दावे शून्य हो जाएंगे। जो कोई भी दावे वगैरह कोई करना चाहता हो वो सारे दावे खत्म हो जाएंगे। बिक्री के समय से ही संपत्ति खरीदने वाले में नीत हो जाएगी। तब जब बिक्री कर दी तो अब वो बिक्री किसमें नीत हो गई, सॉरी ये कह रहा है कुर्की से पहले की गई पंजीकृत संविदा पर यह धारा लागू नहीं होगी। तो ये पहला ये कह रहा है 64 एक मिनट 64 कह रहा है 64 कह रहा है कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का लाभ का शून्य। तो ये कह रहा है अगर कोई संपत्ति है वो कुर्क की गई है, कुर्क की जा चुकी है, तो अब उस पर कोई प्राइवेट दावे नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है जहाँ कुर्की की जा चुकी है वहाँ कुर्क की गई संपत्ति है उसके किसी निहित हित की कुर्की प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या प्रदान या किसी ऋण का लाभांश अन्य धन ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णय की संदाय सभी दावे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो उसमें कोई प्राइवेट दावा नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कोई कुर्की से ही पहले कोई ऐसा पंजीकरण कर रखा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उन पे ये धारा लागू नहीं होगी। वहाँ तो वो क्या करेंगे, पहले से ही उसने एग्रीमेंट कर रखा है तो फिर उस एग्रीमेंट को पहले प्रेफरेंस देंगे। अब आ जाते हैं आगे। अब आते हैं 65 पे। 65 कहता है क्रेता का। तो ये कह रहा है यदि डिग्री के निष्पादन में संपत्ति विक्रय की गई है तो बिक्री के समय से ही संपत्ति खरीदने वाले में नीत हो जाएगी। तो ये कह रहा है जहाँ किसी डिग्री के निष्पादन में हिसाब समिति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय अत्यांतिक हो गया, वहाँ यह समझा जाए कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया था, न कि उस समय से जब विक्रय अत्यांतिक हुआ था, क्रेता में निहित हो जाएगी। तो यहाँ क्या किया, क्रेता का जो खरीद रहा है उसको प्रेफरेंस दी गई है, उसके अधिकार को बचाया गया। तो वो ये कह रहा है जिस दिन अगर जो कुर्की से पहले किसी ने कोई संपत्ति है तो ये कह रहा है जहाँ डिग्री किसी निष्पादन में स्थापित संपत्ति के विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय अत्यांतिक हो गया है तो फिर क्या किया जाएगा, तो अब क्रेता के अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा। तो ये कह रहा है यह डिग्री के निष्पादन में संपत्ति विक्रय की गई है तो बिक्री के समय से ही संपत्ति खरीदने वाले में निहित हो जाएगी। अब आ जाते हैं आगे। अब ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब सीधे आते हैं 73 निष्पादन विक्रय के आंकों का डिग्रीदार के बीच अनुपात रूप में वितरित किया जाना। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हाँ, अगर ये कह रहा है 75 कह रहा है अगर कोई निष्पादन किया जा रहा है किसी डिग्री का उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तब तो ये कहता है निष्पादन का प्रतिरोध। और कोई निष्पादन में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है तो ये कह रहा है जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति कब्जे के लिए डिग्री के निष्पादन में विक्रय स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने में निरत ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध या बाधित किया गया है, वहाँ ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्याय संगत हेतु के बिना वहाँ डिग्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निरत ऋणी या ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने की आदेश दे सकेगी जो 30 दिन तक का हो सकेगा। यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि डिग्रीदार या विक्रेता की संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। तो ये कह रहा है कोई डिग्री के निष्पादन में कोई संपत्ति कुर्क कर दी गई है और अगर जो संपत्ति कुर्क कर दी गई तो अब क्रेता ने खरीद ली तो अब क्रेता की हो गई। अब कोई विक्रेता पक्ष से या विक्रेता कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस प्रॉपर्टी को कब्जा देने में तो फिर उसे क्या किया जाएगा, 3 महीने का कारावास के लिए भेज दिया जाएगा। ये कह रहा है 75। ये बताता है निष्पादन में प्रतिरोध उत्पन्न करना। अगर कोई निष्पादन में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा तो क्या करेगा, 30 दिन के लिए कारावास में भेज देगा न्यायालय। अब हम देखते हैं आगे। नहीं, अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब पार्ट 3 हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।